गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सएमपी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स। वो है 21 एंड 22 अगस्त 2022। राइट। शुरू करते हैं। सबसे पहला, जैसा कि मैं आपको याद दिलाता हूँ, इस लेक्चर की पीडीएफ को आप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। पीडीएफ के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला चीज मिलेगा प्लेलिस्ट आपको, ताकि लेक्चर ढूंढने में इजी हो। करंट अफेयर आपको जब भी देखना हो आप देख सकते हो डे वाइज। एंड ऑल्सो शाम को इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीपीडिया अभी आपको मिल जाएगा, जो आपको आपके प्रिपरेशन में कॉम्प्लीमेंट करता है इस वीडियो को। राइट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूज़ पे वो है आउटवर्ड रेमिटेंस। ठीक। तो आउटवर्ड रेमिटेंस जो है ये एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसको आरबीआई ने 2004 में लॉन्च किया था। ठीक है। तो इसका Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 जो कि रनिंग है उसका डेटा आया हुआ है। उस डेटा क्या बोलता है? jumped from 64.7% to over 6.40 billion from 3.06 billion a year ago। ठीक है। पिछले साल Q1 में था 3.67 बिलियन, लेकिन आज के दिन में है 6.04 बिलियन। ठीक है। ये रेमिटेंस है। देखो, आउटवर्ड रेमिटेंस माने एक इंडियन द्वारा फॉरेन कंट्री में पैसा भेजा गया है। ठीक है। ना कि फॉरेन कंट्री से इंडिया में पैसा आया, नहीं है ऐसा। इसको ध्यान में देना। हमेशा आप जब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का डेटा पढ़ोगे तो ये हमेशा जो पैसा है इंडिया से बाहर गया हुआ पैसा। राइट। तो इंडिया से बाहर गया, ये गवर्नमेंट पैसा नहीं है। ठीक है। ये पब्लिक पैसा है। मतलब मान के चलो, आपके घर में कोई आपके ब्रदर्स सिस्टर्स होंगे, है ना, जिनको आपके पिताजी ने, आपके मदर ने पैसा भेजा होगा। तो वो जो पैसा होगा ना, वो एलआरएस में काउंट होता है। ठीक है। किसी ने गिफ्ट के तौर पे भेजा, किसी ने टूरिज्म के तौर पे गए गए, तो ये सारा पैसा क्या है, किस पे कैलकुलेट होगा? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो ये एक डेटा टेबल आपके सामने है। राइट। तो देखो, ये न्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑल ऑफ ए सडन इतना बड़ा जंप आपको दिख रहा है। ठीक। तो ये मतलब कोविड के बाद से ये बूस्ट देखने को मिला है डेटा में। और इसका लिमिट क्या है? हर साल आरबीआई बोलता है 2,50,000 यूएसडी तक आप भेज सकते हो बाहर विदाउट एनी परमिशन। इसको जब आरबीआई ने 2004 को लॉन्च किया था तब ये 25,000 था। उसको धीरे धीरे मैक्रो एंड माइक्रो साइट को देखते हुए धीरे धीरे बढ़ाया गया, आज वो 2.5 लाख पे है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज सिटीजन जूरी। तो ये क्या है? तो देखो, एक ये 3 दिन का डेलिब्रेशन है जो कि 15 अगस्त में शुरू हुआ था, जिसको नाम दिया गया सिटीजन ज्यूरी। ये नाम है क्या? During the 3-day event, farmers heard a cross-section of viewpoint by academicians, independent media experts, media and decision makers from different school of thought। तो देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट ने, अब बैकग्राउंड को समझते हैं। गवर्नमेंट में क्या एमएसपी के लिए एक कमीशन फॉर्म किया है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग जगह से एक्सपर्ट्स है। फॉर एग्जांपल नीति आयोग के मेंबर है रमेश चंद, आईआईएम के प्रोफेसर है सुखपाल सिंह, इफ्को के चेयरमैन है दिलीप सांघवी। ठीक है। वैसे ही आयकर से लोग हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पार्ट कर रहे हैं। तो ये सारे एक्सपर्ट है। लेकिन फार्मर्स का कहना है कि एक्सपर्ट्स ठीक है, हम तो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो हमारा पॉइंट भी सुना जाए। तो ये जो सिटीजन ज्यूरी है, ये एक वो प्रोसेस है। सबसे पहले इन फार्मर्स को सुना गया है। ये फार्मर्स को नहीं सुना गया है। एक्चुअली क्या हुआ, जो एक्सपर्ट्स है ना, इन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा। इन्होंने क्या रखा? अपना व्यू पॉइंट। ये क्या सोचते हैं सारे इश्यूज को लेके, जो इश्यूज फार्मर के हैं। उसके बाद फार्मर्स ने अपने पॉइंट रखे। उसके बाद ये बीच में ना एक कंसेंसस बनेगा। किसके बीच में? फार्मर के बीच में और एक्सपर्ट के बीच में। एंड वो एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, अनरिटन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। किसके लिए? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। मतलब ये कमीशन का जो आउटकम होगा, ये बहुत सारा फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन फार्मर्स का यहाँ ऐसा कहना है कि उनको भी पार्टिसिपेशन चाहिए। देखो, ये तो ज्यूरी है। मतलब ये जो पॉइंट रख रहे हैं, एक्सपर्ट मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते ना, बिकॉज ये एक्सपर्ट है। इन पे तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि जो फार्मर बोल रहा है वो मानना ही है। लेकिन अगर फार्मर से कोई ये एक्सपर्ट कमेटी को ज्वाइन करता है, तब उनका जो से है वो पड़ जाता है। तो फार्मर वही चाहते हैं, मतलब शुड बी इक्वल पार्टिसिपेंट्स इन एनी पॉलिसी विच इज मेड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड वो चाहते हैं कि उनको भी इस एक्सपर्ट ग्रुप में शामिल किया जाए एंड उनको बोलने का मौका मिले। राइट।
तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज सुपर न्यूमरेटरी सीट्स। अब ये है क्या? देखो, ये है ऐसा कि यूजीसी के कौन है, यूजीसी देश में हायर एजुकेशन का रेगुलेटर है, करेक्ट? तो ये हर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के सीट्स को रेगुलेट करता है। मतलब रेगुलेट करता है इन द सेंस, हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में एक रेशियो मेंटेन होना चाहिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस में, राइट? तो यूजीसी उससे ज़्यादा अलाउ नहीं करता। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने बोला है कि 25% जो सीट है वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए आप एडिशनल लगा सकते हो। माने किसी यूनिवर्सिटी में मान के चलो 100 सीट्स है, और ये 100 सीट्स इंडियन के लिए है, तो इंडियन इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके एडमिशन लेते हैं, राइट? अब यूजीसी बोल रहा है कि 25% जो सुपर एनुटरी सीट है वो ओवर एंड अबव दिस होगा, इससे कोटा बन के नहीं आएगा। ठीक, मतलब ये है सैंक्शन स्ट्रेंथ 100, 125 सीट। अब ये जो 25 सीट हुआ ना, ये होगा फॉरेन स्टूडेंट के लिए, बोथ आपका यूजी कैटेगरी एंड पीजी कैटेगरी में होगा। देयर विल बी नो सेपरेट टेस्ट फॉर दिस एडमिशन, ठीक है? दिस सीट्स विल बी क्रिएटेड ओवर एंड अबव द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द डिसीजन, रिगार्डलेस दिस सीट विल बी टेकन बाय द कंसर्न्ड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो अभी ये डिसीजन ऐसा क्यों लिया गया यूजीसी के द्वारा? आप सिंपल सी बात सोचो, अगर हायर एजुकेशन को प्रमोट करना है इंडिया में, तो व्हाट वी वांट इज ज्यादा से ज्यादा बाहर के बच्चे आए और आके पढ़े। आज के दिन में साउथ एशियन, है ना, साउथ एशियन नेशन के बहुत सारे बच्चे, मतलब आप अगर देखो कोई कंट्री लाइक बांग्लादेश से बहुत सारे बच्चे वेस्ट बंगाल में पढ़ने आते हैं, स्पेसिफिकली कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी, राइट? उसके बाद नेपाल से आते हैं, फिलीपाइन से आते हैं, ठीक है, म्यांमार से आते हैं, बैंगलोर में एनिमेशन सीखने के लिए अफ्रीकन कंट्रीज से बच्चे आते हैं। सो यहाँ पे अभी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो एजुकेशन प्रमोट होता है। देखो, इंडियन एजुकेशन, ऑल्दो वी से वी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और डेटा भी वही बताता है, बट जो कल्चरल बैकग्राउंड है एजुकेशन का इंडिया में, वो बहुत स्ट्रांग है। करेक्ट, वो स्ट्रांग होने की वजह से इंडियन जो पास आउट स्टूडेंट है, इसीलिए वो पूरी दुनिया में जाके दे आर अचीविंग वेरी गुड पोजीशंस, राइट? दे आर अचीविंग वेरी गुड पोजीशन। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडिया में पढ़ने के वजह से ही हुआ, उनकी पर्सनल काबिलियत, उसके बाद उन्होंने फर्दर स्टडीज कोई फॉरेन कंट्री से की है। बट ऑल दो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, उसको और प्रमोट करने के लिए एक तो ये स्टेप लिया गया। दूसरा चीज, जब फॉरेन से बच्चे पढ़ने आएंगे तो वो क्या लेके आएंगे? वो सिंपल सा बात है, यूएस डॉलर लेके आएंगे वो, ठीक है? फॉरेन से बच्चे क्या लेके आएंगे? यूएस डॉलर। तो वो कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व में भी हेल्प करेगा। तो एक फायदा, मतलब एक स्टेप से बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। तो आगे बढ़, और दूसरा एक तीसरा एक चीज ये भी है कि जो 100 स्टूडेंट इंडियन है, इनको एक, है ना, इनको एक जैसे 25 बच्चे फॉरेन बच्चे ज्वाइन होते हैं, अलग अलग कंट्री के होंगे, तो इनको एक तो कल्चर जानने को मिलेगा, दूसरा है कि इनको एक कॉम्पिटिटिव एज भी मिलेगा। सो बहुत सारे इंटेंजिबल फैक्टर्स भी इनसे जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज नेशनल सीट कांग्रेस। तो देखो, ये नेशनल सीट कांग्रेस को इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे? राजमाता विजय सावरे सिंधिया, विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ठीक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने लॉन्च किया? यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर। वाई? रीजन ऐसा है क्योंकि देखो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो एनवायरमेंट को पड़ रहा है। एनवायरमेंट के साथ साथ किसको पड़ रहा है? एग्रीकल्चर को, है ना, एग्रीकल्चर को पड़ रहा है। प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, या जो क्वालिटी है उसमें चेंजेस आ रहा है। सो ये सारे चीजों को समझने के लिए, एंड टू टेक द कंट्री इनटू ए सेल्फ रिलायंट काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो एंड टुवर्ड सेल्फ रिलायंस, जो कि मैंने बात किया ऑलरेडी। तो ये है रीजन, ठीक है? तो इसके साथ साथ द स्टेट एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिड साइंस वाज लॉन्च्ड। अभी ये देखो, ये स्टेट लेवल पे है, ऐसा नेशनल लेवल पे भी है। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर एंड एलिड साइंस एट द नेशनल लेवल, एंड सास एट द रीजनल लेवल विल फर्दर एक्सेलरेट द एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर।
सो यहाँ पे दो दो चीज आपको याद रखना है। एक तो ये कहाँ पे है, ग्वालियर में है, जहाँ पे नेशनल सीट कांग्रेस को इनोग्रेट किया किसने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, मिनिस्टर कंसर्न, और ये जो सांस है ये भी लॉन्च हुआ है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राइट, इन्होंने इंडिया फर्स्ट ट्रूली इंडिजीनियस डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल बस, ठीक है, कहाँ पे ये डेवलप कहाँ पे हुआ, केपीआईटी सीएसआर इन पुणे। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन फ्यूल बस इज फॉरेन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी है। देन द फ्यूल यूटिलाइजेस हाइड्रोजन एंड एयर टू जनरेट electricity to power the bus and the only effluent from the bus is water। तो देखो हाइड्रोजन फ्यूल बस का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जितने सारे अभी तक गाड़ी है ना, वो सब आईसीई है, इंटरनल कंबस्चन इंजन है, जिनमें अंदर फ्यूल बर्न होता है, उससे जो उससे जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। बट हाइड्रोजन फ्यूल बस का अलग है, मतलब जो हाइड्रोजन एंड एयर के से क्या किया जाता है, हाइड्रोजन को बर्न नहीं किया जाता है, इसको रिएक्ट करवाया जाता है। रिएक्ट कराने के बाद उसका सीधा सीधा इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है, और वो इलेक्ट्रिक पावर बस को पावर देता है, राइट। और इससे जो मतलब निकलता है एज ए वेस्ट, उसको वो वाटर है। जैसे किसी भी आईसी इंजन में कितने स्टेज होते हैं, फोर स्ट्रोक बोलते हैं ना, तो फोर स्टेज होते हैं। जो सबसे लास्ट स्टेज होता है, फोर्थ स्टेज, वो होता है तुम्हारा स्मोक, जो एग्जॉस्ट बोलते हैं। मतलब वो जो सिलेंडर हेड के अंदर में स्मोक होता है, वो स्मोक को फोर्थ स्ट्रोक क्या करता है, सीधा सीधा एग्जॉस्ट पाइप से निकाल देता है। जिसको हम बोलते हैं ना गाड़ी से धुआं निकल रहा है, तो वो जो धुआं है वो फोर्थ स्टेज है, एग्जॉस्ट पाइप। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट से क्या निकलेगा, सीधा सीधा पानी निकलेगा। देन इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो 12 to 14% CO2 एमिशन है हर साल, किससे, डीजल पावर्ड हैवी व्हीकल से, तो वो कम किया जा सकता है थ्रू मास यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल बस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये फेज 2 प्रोजेक्ट है, लॉन्च्ड इन रांची टू प्रोमोट स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द ट्राइबल यूथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। रीजन, स्किल इंडिया मिशन। हु लॉन्च्ड इट, अर्जुन मुंडा। ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग में ये सारे स्किल्स को प्राथमिकता दिया जाएगा, इलेक्ट्रिशियन एंड सोलर photovoltaic installation technique, plumbing and machinery, two-wheeler repair and maintenance, IT, IETS with e-governance and farm and mechanization। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसी न्यूज के थोड़े से स्टैटिक पार्ट को समझते हैं। ये जो स्कीम है, ग्रामीण उद्यमी योजना, इज इम्प्लीमेंटेड अंडर सांसदीय पार्सिकुल योजना। एक 2 day कॉन्फ्रेंस है ये, ऑनरेबल एमपी हेल्ड इन मुंबई टू डिस्कस द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन जनवरी 2020, in which the various expert and government organization also shared the experience। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक क्लस्टर बनाया, प्राइमरी पार्लियामेंट्री एसटी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो इनिशिएट हो गया है। आगे क्या होगा इस पे काम, वो आगे हम जब न्यूज आएगा तब उसको समझेंगे। अभी क्या है, 49 क्लस्टर इन 15 स्टेट्स इंडिया हैव बीन सेलेक्टेड बाय द 40 ट्राइबल मिनिस्टर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज इन दी रूरल इकोनॉमी, क्योंकि वो स्किल सीखने के बाद पीपल कैन कम एंड ज्वाइन दी वर्कफोर्स, चाहे वो खुद का भी कुछ खोल सकते हैं। एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिड्यूस्ड फोर्स माइग्रेशन ड्यू टू लैक ऑफ लोकल अपॉर्चुनिटीज एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज इंडेक्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन ऑफ माइनिंग। तो ठीक है, ये वाला जो डेटा है ये जून 2020 का है, जिसका बेस ईयर है 2011-12, और अभी क्या है 113.4, विच इज 7.5% हायर एज कंपेयर टू द लेवल इन द मंथ ऑफ जून 2021। जून 2021 से जून 2022 वो क्या है 113.4% है। लेकिन यहाँ पे किस पे सबसे ज्यादा इंक्रीज आया, आया है डायमंड पे, आया है किस पे, गोल्ड पे। लेकिन एक चीज देखो, जो पेट्रोलियम क्रूड है उस पे एक नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट और भी हाई हुआ होगा, क्योंकि कंजम्पशन तो हर साल बढ़ रहा है। उसके मुताबिक उसके कंपैरेटिव अगर प्रोडक्शन इंडिया में क्रूड का कम हो, माइनिंग कम हो, देन इन दैट सेंस उस गैप को फिल करने के लिए इंपोर्ट किया गया होगा। तो ये इंपोर्ट बिल को ऐड किया है।
राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ न्यूज़ पे, वन लाइनर, क्योंकि ये वीकेंड था तो ये लेक्चर शॉर्ट होगा और बहुत ही कम इंफॉर्मेशन वीकेंड में अवेलेबल होता है। ठीक है। एक्सपेडिशन बाय द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी का एक ओशियन सेलिंग एक्सपेडिशन, ठीक है, एक वेसल है आईएनएस वी तारनी, ये मॉरिशस के लिए चल पड़ा। तो ये जो तारनी है ना, ये छोटा शिप होता है, ये बड़ा कोई वॉरशिप नहीं होता, एक छोटा सा शिप होता है, इसमें 6 क्रू मेंबर गए हैं, 3 मेल एंड 3 फीमेल। तो ये जब मुंबई से शुरू किए हैं और ये सीधा ना मॉरिशस में जाके रुकेंगे। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि ये जो 6 पर्सन सेलेक्टेड हुए, ये कंप्लीटली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस था, और ये पूरा पूरी मतलब इन्होंने ही सामने आया कि हमको करना है, एडवेंचर टाइप का है ये मुंबई से चल पड़ा है, ये सीधा मॉरिशस में जाके रुकेगा, बीच में कहीं पे नहीं रुकेगा। एंड ये टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इस रूट का जो वेदर है वो बहुत ही खराब है। मतलब बीच में समंदर में इनको ऐसा ऐसा पैंच मिलेगा जिसका वेदर बहुत खराब है। एंड यही एक्सपेडिशन है, मतलब खराब वेदर में ये पर्सनल का, हाउ डू दे हाउ डू दे गो, बिकॉज दिस आर experienced people, right? These are Indian Navy officers. They are very much experienced on handling this kind of situation. तो उनको प्रैक्टिकल यूज में लाया जाता है ऐसे एक्सपीडिशन से, राइट। सो देर इज नो रिस्क कवर्ड। हाँ, इंटेंजिबल रिस्क ऑलवेज रहता है, बट यस, दिस इज अगेन एन एक्सपीडिशन, इट्स लाइक एन स्पोर्ट्स। सो द नेम ऑफ द वेसल इज आईएनएस तारिणी। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज पेटीएम रिलेटेड न्यूज। पेटीएम रिलेटेड न्यूज ऐसा है कि जो विजय शेखर शर्मा है, जो सीईओ है एंड फाउंडर भी है पेटीएम के, वो अगले 5 साल के लिए फिर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुने गए हैं विद 99.67% ऑफ द शेयर होल्डर्स वोटेड इन फेवर ऑफ शर्मा रीअपॉइंटमेंट। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। रीजन ऐसा है कि कुछ दिन पहले पेटीएम का आईपीओ आया था, आईपीओ अच्छे से नहीं चला। ठीक है, द प्राइस ऑफ द आईपीओ राइट नाउ इज 1/3। ठीक है, 1/3 उसका प्राइस होने के बावजूद, मतलब कंपनी के वैल्यूएशन में कितना गिरावट आया होगा, है ना, जिसका शेयर वैल्यू 1/3 हो गया है। कुछ 2100 के आसपास वो लिस्ट हुआ था, आज के दिन में 700 के आसपास अप्रोक्सीमेट प्राइस। तो वैल्यूएशन में कितना चेंज हुआ होगा, उसके बावजूद भी वो सीईओ को नेक्स्ट 5 साल के लिए चुना जाता है, एंड दैट्स अगेन 99.67। दैट शोज द ट्रस्ट इन द लीडरशिप, राइट। सो आगे बढ़ते हैं और कुछ वन लाइनर को देखते हैं। शिप बिल्डिंग, तो ये जो GRSE है, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग इंजीनियर्स, ये एक PSU है बेस्ड इन कोलकाता, राइट। ये एक 19,294 करोड़ का एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो 3 एडवांस्ड शील्ड फ्रिगेट्स बनाएंगे। प्रोजेक्ट 17A उसका नाम है, किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। एंड दे आर ऑल्सो बिल्डिंग 23 शिप्स। ये 23 जो शिप्स हैं, इसमें से जो 7 शिप है वो फॉरेन कंट्री का है। मीन्स आप ये देख रहे हो, इस न्यूज से टेक अवे ये है कि एक तो ये प्रोजेक्ट 17A इज रिलेटेड टू 3 एडवांस स्टील फ्रिगेट बिल्ड बाय GRSE। दे आर बिल्डिंग 23 शिप्स, उसमें से 7 फॉरेन कंट्री का है। अभी देखो, 7 फॉरेन कंट्री का है, मीन्स दिस फॉरेन कंट्री, अब कंट्री कोई भी हो, दे आर बिल्डिंग ट्रस्ट इन अवर डिफेंस सिस्टम, राइट। तभी जाके वो आ रहे हैं और अपना शिप इंडिया से बनवा रहे हैं। आगे नेक्स्ट न्यूज, पुणे CSIR न्यू बिल्डिंग। तो वही फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे में CSIR का न्यू बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया है। तो यहाँ पे बिल्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव्स है। इस बिल्डिंग के थ्रू स्टार्टअप्स, इनोवेशन स्टार्टअप्स को लिबरल फंडिंग सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट। स्टार्टअप्स लाइक व्हाट? एक स्टार्टअप है विद वर्ल्ड फर्स्ट स्मोकलेस सैनिटरी पैड डिस्पोजल। अब ये सैनिटरी पैड जो है ये मोस्टली कॉटन से बना होता है, मतलब इसमें अगर आप आग लगाओगे तो ये बहुत स्मोक पैदा करेगा, कार्बन भी पैदा करेगा। तो स्मोकलेस डिस्पोजल इन्होंने कोई मशीन बनाया है, तो इनके लिए लिबरल फंडिंग आएगा गवर्नमेंट की तरफ से। देन रिसाइकलिंग सिस्टम, वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूल पावर्ड ग्रिड प्लस मैकेनिकल बाईफेस डिफिल्टर। तो ऐसे ही अलग अलग IoT टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI पे अलग अलग कंपनीज, छोटे छोटे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं जिनको गवर्नमेंट फंड करेगा। एंड इसीलिए ये बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। न्यूज यहाँ पे बिल्डिंग का नहीं है, न्यूज यहाँ पे है वो सपोर्ट क्या करता है। विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB, क्योंकि पोटेंशियल तो सब में होता है, लेकिन अनफोल्ड करना उसमें से कुछ ही लोग जानते हैं, और बाकी जो नहीं जानते हैं उनको IXMB हेल्प करता है। So unfold your potential with IXMB. All the best. Let's meet tomorrow.
टिल देन प्रिपेयर 50% फास्टर विद IXM.